Assalamu alaikum students, I am your physics teacher Mohammad Hafiz from GCU Lahore, and our today's topic is rectangular components of vector. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब यह है कि हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे और फिर उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स बनाएंगे, और अगर 3 डायमेंशनल होगा तो उसमें जी कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये इसका पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर कोई भी वेक्टर जो है वो एक ड्रा कर लेते हैं, और हम उसका लेट्स सपोज कि हम उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन के अलावा कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी ईजीनेस के लिए, चूँकि अभी हम इनिशियल पॉइंट्स में हैं, तो हम इसको ओरिजिन लेंगे। ये इसका ओ पॉइंट है, और लेट्स सपोज कि ये है इसको पी कह देते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स का मतलब है कि इस वेक्टर की एक्स डायरेक्शन में कितनी, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है। अभी हमने 2 डायमेंशन कंसिडर किया, तो हम कहेंगे कि इसकी एक्स डायरेक्शन में क्या वैल्यू है और वाई डायरेक्शन में क्या वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाऊँ वाई पे भी और एक्स पे भी, तो मतलब इस वेक्टर की ये जो हाइट है वो वाई डायरेक्शन में जो हाइट है वो उसका कंपोनेंट होगा ए वाई, जो हम इस वेक्टर को नाम दे देते हैं ए। तो जो इसका वाई कंपोनेंट है वो ए वाई हो जाएगा, और जो एक्स के अलोंग जो इसकी लेंथ है इस वेक्टर की वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए एक्स। इसको मैं ए एक्स का नाम देता हूँ। तो अब मेरे पास ये जो ए एक्स और ए वाई हैं ये इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, और इनको हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से कि अब मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन गया, और ये जो एंगल बन रहा है वेक्टर का फ्रॉम एक्स एक्सिस ये है थीटा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं वो होती हैं कोस थीटा, और ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। इसी तरह जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और जो टैन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हम इस ट्रायंगल को जो है वो डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले कोस थीटा पे आते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू अगर हम इस ट्रायंगल में देखें कि बेस जो है वो है मेरे पास एंगल के नीचे वाला जो एरिया वो बेस है, तो ये बेस मेरे पास है ए एक्स। तो ए एक्स ओवर हाइपोटेनस है मेरे पास ए, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ए एक्स निकालना चाहूँ तो ए एक्स इक्वल आ जाएगा, ए इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए कॉस थीटा, और मैंने इसके ऊपर से दोनों के ऊपर से इसके वेक्टर साइन ख़त्म कर दिया, मैंने इनको सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड लिख लिया, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहूँ। इसी तरह से अगर मैं अब साइन को यूज़ करूँ तो मेरे पास जो साइन थीटा है इस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो इसमें परपेंडिकुलर है ए वाई, तो ए वाई ओवर हाइपोटेनस है ए, तो ए वेक्टर। मैंने अभी सिर्फ अगर मैं इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो मेरे पास ए वाई यहाँ से इक्वल आ जाएगा ए साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं टैन को यूज़ करूँ तो टैन से मेरे पास जो आइडेंटिटी आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है ए वाई और बेस है ए एक्स, तो ए वाई ओवर ए एक्स, और यहाँ से अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, टैन इक्वल के इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये मेरे पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, अगर वाई कंपोनेंट फाइंड करना चाहता हूँ तो ये वाला, और अगर मैं उस वेक्टर का एंगल फाइंड करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर लूँगा। ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है और मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूँ इन कंपोनेंट्स की मदद से, तब इस वेक्टर चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक पाइथागोरस फार्मूला पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरे पास ये है ए वेक्टर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है ए एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर है ए वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ चूँकि मुझे ए मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर की, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इक्वल के दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, और यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और ए इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और ये इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है और मुझे उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू पता है, तो मैं उस वेक्टर की डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूँ। इसी तरह ये है 2 डायमेंशनल में। अगर मेरे पास 3 डायमेंशन हो, इन 3 डायमेंशनल सिस्टम या फिर 3 डायमेंशनल वेक्टर, तो ये जो कंपोनेंट है इसमें जी कंपोनेंट भी ऐडअप हो जाएगा, और जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आएगी उसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। तो ये मेरे पास 3 डायमेंशनल में वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फार्मूला है। अच्छा, अब इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को लिखने का तरीका क्या है कि लेट्स सपोज अगर ये एक वेक्टर है ए, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखेंगे, इसके 3 कंपोनेंट्स में अगर मैं 3 डायमेंशन में यहाँ पे लिखूँगा सारी, तो अगर वो 2 डायमेंशनल वेक्टर 2 डायमेंशनल होगा तो उसमें उसके सिर्फ 2 कंपोनेंट आएंगे। 3 डायमेंशन में 3 कंपोनेंट होंगे, ए एक्स ये एक्स ए के सबस्क्रिप्ट में है, और साथ एक कैपिटल एक्स, ये एक्स उसके डायरेक्शन आ गई, प्लस ए वाई डायरेक्शन प्लस ए जेड डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में खोल के लिखने का, ओपन करके लिखने का तरीका है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे चीज़ इस्तेमाल होती है इसको लैंग्वेज में लिखने का तरीका ये कि हम एक्स वाई और जी को आई जे और के से डोनेट करते हैं। मीन्स ये कि अगर मैंने एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स आई प्लस ए वाई। अब वाई डायरेक्शन को मैं जे से और ए जेड को के से। ये बस एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वेक्टर के कंपोनेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और बुक्स में न्यूमेरिकल्स में ऐसे भी यूज़ हुआ हुआ है और ऐसे भी यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, इस एग्जांपल्स के तौर पर लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक वेक्टर है तो वो इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में हो सकता है 2i प्लस 3j प्लस 4k, या एक वेक्टर b है वो इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है 3i माइनस 6j। अगर वो 2 डायमेंशनल होगा तो उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे। तो ये एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब जो हमने मैग्नीट्यूड का पीछे फार्मूला पढ़ा था, लेट्स सपोज अगर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है इस वेक्टर की, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है। बेसिकली यहाँ पे ये जो है वो ए एक्स है, ये जो है ये ए वाई है, और ये जो है ये ए जी है। तो अगर मैंने इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ए को हमने पढ़ा था वो इक्वल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो अब इन सब की वैल्यूज़ को इस वेक्टर की मदद से देख के हम फाइंड कर सकते हैं इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को। मीन्स के ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स क्या है इस वेक्टर का 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई 3 है 3 का स्क्वायर, और ए जेड 4 है तो 4 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल आता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ए यहाँ से इक्वल आ गया 9 प्लस 4 13 प्लस 16 29, इसके रूट 29 आ जाएगा।
तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है, इसको हम कैलकुलेट करके हम इसको पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो पॉइंट फॉर्म में भी लिखते हैं, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है। इसी तरह अगर मैंने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो b इक्वल आएगा bx² प्लस by²। मतलब यहाँ पे ये जो है ये bx है और ये जो है ये by है, तो b इक्वल आएगा, bx क्या है 3 का स्क्वायर प्लस by है -6, तो -6 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ से जो b की मैग्नीट्यूड निकलेगी वो 3 का स्क्वायर 9, अच्छा -6 का स्क्वायर प्लस 36 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 36, तो 36 आ जाएगा। और यहाँ से b क्या आएगा 36 प्लस 9 45, तो ये b वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अच्छा एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर c एक वेक्टर है और उसकी वैल्यू है 3i प्लस 2k, मतलब कि इसमें सिर्फ x और z कंपोनेंट और y कंपोनेंट नहीं है, तो फार्मूला इसका भी वही है। तो लेकिन इसका चूँकि y कंपोनेंट ज़ीरो है, वो मौजूद नहीं है, तो उस केस में सी वाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी cx² प्लस cz², cy² वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो इसमें मौजूद नहीं है, j वाला कंपोनेंट मौजूद नहीं है। तो इसकी जो फिर आएगी मैग्नीट्यूड वो आएगी cx जो है वो 3 है, 3² प्लस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी 339 प्लस 4 और स्क्वायर रूट 13 इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। यहाँ से एक और बात जो हमने फर्स्ट लेक्चर था जो उसमें देखा था कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर नंबर से, तो जो क्या होता है वो जो स्केलर नंबर होता है वो या वो से उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होके उसकी मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है उस फैक्टर से उतने टाइम्स उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कर देता है। और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पे हम उसको भी देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होता है कंपोनेंट फॉर्म में। कि अगर मेरे पास, अगर मैं इसी ए को कंसिडर करूँ कि अगर मेरे पास ए वेक्टर जो है वो इक्वल है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो अगर मैंने 2a फाइंड करना है तो वो आएगा 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन से नहीं। 2 2 ज़ार ये बन जाएगा 4i प्लस 3 2 ज़ार 6 6j प्लस 4 2 ज़ार 8k। इसी तरह से अगर मैं -3a फाइंड करता हूँ तो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा उस a वेक्टर से। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा -6i -9j -12k। तो इससे क्या होगा कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगी लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी।